प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन अध्याय में प्रकृतिवाद और शिक्षा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के जनक का नाम रूसो था। रूसो प्रत्येक वस्तु जैसी कि वह प्रकृति के सृष्टा से हाथ में आती है अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथ में आते ही वह वस्तु पतित हो जाती है। प्रकृति जैसे प्रकृति की वस्तु प्रत्येक वस्तु जो है आती है तो अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में पड़ते ही वह पतित हो जाती है, अर्थात उसका स्वरूप खराब हो जाता है। तो रूसो कौन था? प्रकृतिवाद के जनक या प्रवर्तक, जन्मदाता रूसो थे। रूसो का जन्म इटली के जिनेवा नगर में, इटली के जिनेवा नगर में 1712 ईस्वी में हुआ था। तो प्रकृतिवादी के जनक का नाम जिनेवा नगर में 1712 ईस्वी में एक निर्धन परिवार में हुआ था। तो पिता घड़ी साजी का काम करता था। पिता जो है इनके घड़ी बनाते थे और इसलिए बच्चे पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। बचपन से ही वह प्रकृति सौंदर्य का प्रशंसक था और उसका यह प्रकृति प्रेम बराबर बढ़ता गया। बचपन से ही रूसो प्रकृति सौंदर्य का प्रशंसक था और उसका यह ध्यान हमेशा बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार अध्ययन और प्रकृति के अवलोकन से रूसो मनस्वी और भावुक बन गया। मार खाने के डर से वह स्कूल नहीं जाता था, किंतु उसे पढ़ने का शौक़ था। तो मार खाने के डर की वजह से रूसो स्कूल नहीं जाता था, जिस प्रकार से आजकल भी बच्चे करते हैं। 6 वर्ष की आयु में ही उसने साहित्य 6 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की आयु में साहित्य, धर्म, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन किया। रूसो की ममतामयी माँ का निधन जब रूसो 8 वर्ष का था तभी हो गया था। तो रूसो का लालन पालन उसकी विमाता ने किया। रूसो जंगलों, पहाड़ों, नदियों के किनारे मारा फिरा करता था और विद्यालय का वातावरण उसके अनुकूल न होने के कारण वह विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा समझता था, मानता था। इस प्रकार 21 वर्ष की आयु तक उसका जीवन उसी प्रकार अनिश्चित रूप से चलता रहा। इसके बाद उसे एक झूठे आरोप में कठोर दंड भुगतना पड़ा, जिससे उसके हृदय की बड़ी ठेस पहुंची। कारावास से छूटकर रूसो ने 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के पास काम सीखा। बाद में यह कार्य छोड़ दिया। 25 वर्ष की आयु में रूसो ने अध्ययन प्रारंभ किया, साथ ही उसने लिखना शुरू किया। रूसो ने दुखी और पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति दिखाई। अपने लेखों से मानव शोषण का जोरदार विरोध किया। समाज में फैली बुराइयों को देखकर उसने सामाजिक जीवन से घृणा होने लगी। यद्यपि वह स्वयं एक महान समाज सुधारक हुआ। रूसो क्या था? महान समाज सुधारक बना। दार्शनिक भी था, समाज सुधारक भी। तो 38 वर्ष की आयु में रूसो ने निम्नलिखित रचनाएं आई। दी प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, तो उसकी रचनाएं हैं, रूसो की रचनाएं। दी प्रोग्रेस
ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। पहली रचना है 38 वर्ष की अवस्था में रूसो ने लिखा द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। दूसरा है द ऑरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी एमंग मेन, द ऑरिजिन ऑफ इन इक्वलिटी इन मेन, व्यक्तियों में असमानता की उत्पत्ति, इन इक्वलिटी एमंग मेन, द न्यू होलोसाइज, एमंग रहेगा AMONG, एमंग मेन मीन्स कई लोग। द न्यू हेलोइस, द न्यू हेलोइस, ये पुस्तक थी। रचनाएं हैं रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमिल, ये सब रूसो की रचनाएं हैं। तो रूसो के अनुसार प्रकृति, सृष्टिकर्ता, प्रकृति, मनुष्य तथा पदार्थ, ये तीनों शिक्षा के साधन हैं। प्रकृति, मनुष्य तथा पदार्थ, ये तीनों शिक्षा के साधन हैं। तो रूसो का कहना है कि सृष्टिकर्ता ने प्रत्येक वस्तु को अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य के हाथ में वह आकर बुरी हो जाती है। रूसो के दर्शन का यही मूल मंत्र है। तो प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करने का उसका यही अर्थ था कि बच्चे की प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं पर बल देना चाहिए। बालक केंद्रित स्कूलों तथा क्रिया द्वारा शिक्षा के आदर्शों की उत्पत्ति रूसो के इसी सिद्धांत से हुई। बालक केंद्रित स्कूलों तथा शिक्षा द्वारा, क्रिया द्वारा शिक्षा के आदर्शों की उत्पत्ति रूसो किसी सिद्धांत से हुई, जिसके अनुसार उसने शिक्षा को एक प्रकार के बागवानी कहा, शिक्षा को बाल बागवानी कहा। रूसो ने कहा पौधे पोषण से और मनुष्य शिक्षा से बढ़ते हैं। रूसो ने क्या, रूसो का स्टेटमेंट है कि पौधे पोषण से और मनुष्य शिक्षा से बढ़ते हैं। तो रूसो के शैक्षिक विचारों, प्रकृतिवाद की विशेषताएं। तो प्रकृतिवाद की जनक का नाम रूसो था। अब प्रकृतिवादी की हम विशेषताएं देखेंगे। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इसके मतानुसार संसार के सभी तत्व प्रकृति में निहित हैं, प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। ईश्वर की सत्ता में इनका कोई विश्वास नहीं है। उसके बाद दूसरा है प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनकी दृष्टि में आध्यात्मिक संसार जैसी कोई वस्तु नहीं है। तीसरा है प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि मनुष्य और पशु के व्यवहार, रूप, रचना आदि में केवल विकास मात्र का अंतर है। मनुष्य और पशु के व्यवहार, रूप, रचना आदि में केवल विकास मात्र का अंतर है। मनुष्यों और पशुओं में केवल मात्र का अंतर है। प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। इनके मतानुसार इंद्रिय ज्ञान के आधार पर सत्यों की खोज की जा सकती है। इस प्रकार सभी ज्ञानों का स्रोत विश्वास ही है। मन का अध्ययन भी विश्वास से हो सकता है। प्रकृतिवादी आध्यात्मिक मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास नहीं करते।
प्रकृतिवाद की विशेषताओं में और है चौथा कि प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को मुख्य मानते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान के द्वार हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या हैं? ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान के द्वार हैं। तो ज्ञानेंद्रियाँ क्या क्या होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख से हमें दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, नाक से हमें सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट मालूम पड़ता है, त्वचा से हमें अनुभव होता है, महसूस होता है गर्म है कि ठंडा। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं ज्ञान प्राप्त करने के द्वार हैं। तो इसके मतानुसार ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सत्यों की खोज होती है। इस प्रकार सभी ज्ञानों का स्रोत विश्वास है और मन का अध्ययन भी विश्वास से हो सकता है। प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि सभ्यता और तथा सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है और प्रकृति से दूर होने के कारण वह दुखी और पीड़ित है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है उसे प्रकृति से संपर्क में लाया जाए। अगला है प्रकृतिवादी परमात्मा, जन्मजात, अंतर आत्मा, परलोक, भाग्य, दैवलोक, प्रेरणा, अमानवीय, क्रियात्मक, इच्छा की सत्यता आदि को भ्रामोत्पादक मानते हैं, भ्रमित मानते हैं कि ये सब झूठा है। प्रकृतिवादी मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं। मार्ले के अनुसार प्रकृतिवाद के ये मुख्य तत्व माने जा सकते हैं। सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की सदा कामना करना और सामान्यतया संतोष के साथ कार्य करना कि इसके दूसरों का उपकार हो। प्रकृतिवाद 3 प्रकार का होता है। तो इसमें प्रकृतिवादी विचारधारा का रूप जो है 3 प्रकार का है। प्रकृतिवादी रूसों ने एमिल की रचना की। एमिल। तो प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं। पदार्थवादी, दूसरा यंत्रवादी प्रकृतिवाद, तीसरा जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद। तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद क्या है? पदार्थ, इस संसार का निर्माण पदार्थ से हुआ है। यह संसार एवं मनुष्य की समस्त क्रियाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करता है। तो विचारधारा का यह रूप संसार के भौतिक पदार्थों के आधार पर करता है। तो यह पदार्थ को ही सत्य एवं शाश्वत मानता है। इस प्रकृतिवाद में, पदार्थवादी प्रकृतिवाद में, पदार्थवादी प्रकृतिवाद में
अंतः प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध तो बाह्य प्रकृति से है। क्योंकि शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए इसके ऊपर पदार्थवादी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जल के 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल जो है जब बर्फ़ बनता है तब ये ठोस होता है, और जल जो है जब गर्म होता है ठोस, तो भाप बनकर उठता है तो गैस हो गया। और जल जब है जल रहता है तो ये द्रव हो गया। ठोस, द्रव और गैस जल के 3 स्वरूप हैं। तो इसका पदार्थवादी प्रकृतिवाद से तात्पर्य है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद में मनुष्य को एक यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र कोई कार्य नहीं करता, उसको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित होता है। मनुष्य के चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार संपूर्ण संसार एक प्राणविहीन यंत्र है, प्राणविहीन निर्जीव यंत्र है, जिसका निर्माण पदार्थ और गति से मिलकर हुआ है। उससे कोई उद्देश्य, प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। व्यवहारवाद, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ सहज क्रियाओं को लेकर उत्पन्न होता है। जब वह सहज क्रियाएं बाहरी वातावरण के संपर्क में आती हैं, तब सहज क्रियाओं की रचना होती है, और जिसके आधार पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद पशु और मनुष्य की क्रियाओं में कोई भेद नहीं मानता, परंतु यह विचार सर्वमान्य या सर्वग्राह्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य में केवल यांत्रिकता ही नहीं है, अपितु उसमें परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी है। जैविक प्रकृतिवादी विचारधारा प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास का एक क्रम होता है। इसके अनुसार साधारण जातियों से पौधों से जीव जंतु, और जीव जंतुओं से पशुओं, और पशुओं से मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो साधारण जातियों से पौधे, पौधे से जीव जंतु से पशु, और पशु से मनुष्य का निर्माण हुआ है। ये जैविक प्रकृतिवाद मानता है कि साधारण जातियों से पौधे का, और पौधे से जीव जंतु का, जीव जंतु से पशु का, और पशु से मनुष्य का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा के समर्थक मनुष्य और पशुओं की समानता प्राकृतिक स्वभाव के कारण मानते हैं। जैविक प्रकृतिवाद के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के विकासवाद के 2 सिद्धांत हैं। जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड संघर्ष का अस्तित्व, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे लैमार्क, ये डार्विन जिराफ पर लैमार्क ने प्रयोग किया, तो पेड़ पौधे काफ़ी ऊंचाई पर होते थे। बाद में जिराफ ऊंचाई पर ही पेड़ पौधों को प्राप्त करने के लिए
धीरे धीरे उसका विकसित हो गया। गर्दन, आज भी जिराफ की गर्दन लंबी होती है। और डार्विन का सिद्धांत है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो पहले हम लोगों के कर्णपल्लव होते थे, पूँछ होते थे, उनका प्रयोग नहीं किया गया, ये सब विलुप्त हो गए। उसी प्रकार से कुछ जीव जंतु भी विश्व में विलुप्त हो रहे हैं। जैसे जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करेंगे वो विलुप्त हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इंड। अब हम आगे अध्ययन करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा की विशेषताएं हैं। प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति का पहला है प्रकृति का अनुकरण। तो प्रकृतिवाद की विशेषताओं में प्रकृतिवाद का अनुसरण, फॉलो नेचर। तो प्रकृतिवाद ने प्रकृति की ओर लौटो, अनुसरण, बैक टू नेचर। तो इसका नारा था प्रकृतिवाद का, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। तो प्रकृति का रूसो ने कहा प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती है। अर्थात जो हम शुद्ध एवं पवित्र रूप से हम प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, लेकिन मनुष्य के हाथ में पड़कर हम एक दूषित समाज का अंग बन जाते हैं। मनुष्य चाहता है कि कोई भी वस्तु जैसी प्रकृति से निर्मित की है वैसी ही न रहे। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी वस्तुओं की वर्तमान स्थिति में जन्म से दूसरों के बीच रहता हुआ मनुष्य उसमें सबसे अधिक दुरावृत्ति वाला बन जाता है। पूर्व धारणाएं, शक्ति, आवश्यकताएं, उदाहरण सभी सामाजिक संस्थाएं जिनमें हम सब डूबे हुए हैं, उसके भीतर प्रकृति को गंदी बना देती है, उसके स्थान पर कुछ नहीं रख सकती। अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रखकर उसको अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहते हैं। वे बालक को समाज से दूर प्रकृति की गोंद में, समाज से दूर प्रकृति की हुई गोंद में रखकर उसका विकास करना चाहते हैं। किसका? बालक का। तो प्रकृति द्वारा बताए हुए मार्गों का अनुसरण करें, वे प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को शिक्षा का केंद्र मानकर प्रकृतिवाद में पढ़ाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्र माना जाता है। प्रकृतिवाद में बाल केंद्रित शिक्षा है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व शिक्षा में शिक्षक और पाठ्यक्रम को प्रधानता दी जाती थी। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। शिक्षा जो है बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। वे चाहते हैं कि बालक पर पुस्तकों का बोझ न लादकर उसे इस बात का अवसर देना चाहिए कि वह अपने अनुभव और प्रयत्नों के आधार पर अपने विचारों का निर्माण कर सके। रास ने कहा है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, न कि शिक्षक, शिक्षालय या विषयों की विषय वस्तु का। प्रकृतिवादी शिक्षा के जन्म के कारण शिक्षा में बालक को प्रधानता प्राप्त हुई। प्रकृतिवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को मानते हैं। वे शिक्षण विधि, शिक्षा के साधनों एवं अध्यापक की अपेक्षा
बालक को शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो प्रकृतिवाद बाल केंद्रित शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देती है। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। तीसरा है विशेषता कि पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। तो प्रकृतिवाद जो है पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। प्रकृतिवादी विचारधारा पाठ्य पुस्तकें रटाई जाती थीं बालकों को। प्रकृतिवादियों ने इस प्रवृत्ति का घोर विरोध किया और उसे करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत पर बल दिया। प्रकृतिवादियों ने पुस्तक की अपेक्षा प्रकृति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना। इस संबंध में एडम्स ने कहा, शिक्षा में प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालयों पुस्तकों पर निर्भर न होकर शिक्षालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार प्रकृतिवादी में पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया गया। चौथा है स्वतंत्रता पर बल। प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने पर विश्वास करते थे और उसके अनुसार बालक अच्छा प्राणी है, वह जन्म से अच्छा होता है। यदि भय और घृणा सब बातों से दूर कर दिया जाए तो अच्छा ही रहता है, वह जन्म से अच्छा रहता है। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक का किसी प्रकार का बंधन में नहीं रखना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए जिससे उसके स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। प्रकृतिवादी कमेनियस इस कथन में विश्वास रखते हैं कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। तो चौथा हो गया इंद्रिय शिक्षा पर बल। इंद्रिय शिक्षा पर बल। इंद्रिय शिक्षा पर बल तो शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करने का द्वार खोल देना चाहिए। प्रकृतिवादियों ने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो वह जन्म तो हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि हम ज्ञान को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों पर प्रतिबंध लगाना बंद कर देना, प्रशिक्षित करना होगा। प्रतिबंध नहीं, प्रशिक्षित करना होगा इंद्रियों को। इस संबंध में रूसो का कथन है कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियां जो है ज्ञान की द्वार हैं, इसका हमको प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और इसका उचित प्रयोग करके हमें अपने ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। स्वतंत्रता पर बल। बालक की प्रवृत्तियों पर बल। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है हमें जिसे अद्यतन पढ़ना पड़ता है। उसकी रुचियों, इच्छाओं, भावनाओं, योग्यताओं को समझकर उसके अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आपने आज प्रकृतिवाद की विशेषता देखा और उसके बाद हम प्रकृतिवादी और प्रकृतिवाद छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और विद्यालय कैसे होने चाहिए, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।